हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 11 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 दिसंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। शुरुआत करें वीडियो, इससे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे कल का। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने होटल, सार्वजनिक स्थान, इन सब जगहों पर गौमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बन चुके हैं संजय मल्होत्रा। इनका नाम अब आप याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने अपनी नवीनतम बहुभूमिका वाले स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुसील को कमीशन किया है रूस में जाकर। इसके अलावा कुवैत में भारत के विदेश मंत्री ने कुवैत के साथ समझौता किया है कि अब आने वाले दिनों में एक संयुक्त आयोग स्थापित करके हम लोग बहुत सारे मुद्दों पर डील कर सकेंगे। मॉर्गन स्टैनली ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बताया अनुमान 6.3%, पहले 6.7% बताए थे। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने प्रशासन गांव की ओर अभियान शुरू किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया राहुल नार्वेकर को, दोबारा से बने हैं। नेब्रास्का के गवर्नर जिम पेलेन ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी का स्मरण दिवस घोषित किया है अपने राज्य में। टर्नर पुरस्कार ये दिया जाएगा जसलीन कौर को। ये 2024 का टर्नर पुरस्कार प्राप्त की है जसलीन कौर, भारतीय मूल की स्कॉटिश महिला है। इसके अलावा भारत ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक बना लिया है नेफ्रिथ्रोमाइसिन। ये भारत ने विकसित किया है, देश का पहला स्वदेशी ये एंटीबायोटिक है। यूएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट आई जिसमें सबसे ज्यादा बिलियनियर्स बताए गए अमेरिका में। दूसरे पर चाइना रहा, तीसरे पर भारत। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन वन लाइनर फॉर्मेट में। अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे हर एक क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी अगर क्विज आप चाहते हो या फिर आप पीडीएफ चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी। फ्री क्विज, फ्री पीडीएफ, फ्री बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए। यहीं पर आपको हमारे पेड मटेरियल भी मिल जाएंगे, जैसे ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार मतलब कि स्वतंत्र रूप से जीना और अपने मन का करना। स्वतंत्रता एक प्रकार से, किसी प्रकार का कोई उन पर दबिश ना हो, कोई किसी प्रकार की कोई बाध्यता ना हो। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई कई बार आपको नज़र आता होगा कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही ह्यूमन राइट्स जो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कहीं पर प्रोटेस्ट करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें मिलती होती हैं मूल अधिकारों में, जैसे कह रहे हैं कि अपने धर्म को मानना है, पूजा पाठ करना है, ऐसे बहुत सारे मूलभूत अधिकार होते हैं जो अलग अलग देशों में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे रहते हैं। जैसे अपने भारत में भी भारतीय संविधान में 6 मूलभूत अधिकारों की बात की गई है, मौलिक अधिकारों की बात की गई है भाग 3 में संविधान के। तो ऐसे मौलिक अधिकार जब नहीं मिल रहे होते हैं तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का होना यही दर्शाता है कि आप एक स्वतंत्र, एक अच्छे लोकतंत्र में रह रहे हो। ठीक है, तो यही ह्यूमन राइट्स के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए यूएन ने 1950 में ही यह दिवस घोषित कर दिया था। मतलब यूएन की स्थापना 1945 में हुई, 5 साल बाद ही यूएन ने मानव अधिकारों की बात करनी शुरू कर दी थी। तो थीम है इस बार की आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। अगला, 11वां एसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 किसने जीता? इसको जीत लिया है साथियों बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने भारत को हरा करके जीता हुआ है। बांग्लादेश लगातार दूसरी बार विजेता बनी है, मतलब इसने अपने ट्रॉफी को डिफेंड कर लिया है। एक बार फिर से ये विजेता बनी है और भारत को इसने हरा दिया है फाइनल मैच में। दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन हुआ था, 11वां संस्करण था। और पिछला संस्करण 2023 में हुआ था जिसे जीता था बांग्लादेश ने। अब 2024 वाला भी जीत लिया है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको, कुछ दिन क्या, कल ही मैंने बताया, परसों ही बताया था, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए हैं सम्मी सिल्वा। ये श्रीलंका के रहने वाले हैं, इनका नाम याद रखना। ये एसीसी के नए अध्यक्ष होंगे। ठीक है, अगला, हाल ही में भारत की किस परियोजना को यूनेस्को हेरिटेज पुरस्कार मिला? तो भारत की 2 परियोजनाओं को यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड मिला है। एक अवध साहेश्वर मंदिर, एक बीजेपी सीआई परियोजना। तो ये दोनों को ही मिला है। एक्चुअली में टोटल दुनिया की 8 परियोजनाओं को यूनेस्को हेरिटेज पुरस्कार मिला है। इनमें से 2 परियोजनाएं भारत की हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनेगा
ये दो परियोजनाओं का नाम आप याद रखेंगे। तो अवध साहेश्वर टेम्पल और बीजेपी सीआई प्रोजेक्ट जो है ये पाए हुए हैं। अवध साहेश्वर मंदिर जो है ये थुक्काची तमिलनाडु में स्थित है और बीजेपी सीआई संरक्षण परियोजना ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इन दोनों को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए मिला हुआ है, ठीक है ना, यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड 2024 का। 8 विजेताओं में से 2 ये थे। यूनेस्को ने अभी 6 दिसंबर को बैंकॉक थाईलैंड में अपने कार्यालय में इसका अनाउंसमेंट किया था। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मतलब चलती है, उसी की यूनिट है, एजुकेशन साइंस और कल्चर को बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी, है ना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष है, इनका नाम याद रखना। अगला, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे अपना कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया? तो बीसीसीआई के नए कार्यवाहक सचिव होंगे दोस्तों देवजीत सैकिया। कार्यवाहक सचिव मतलब कि एक्टिंग सेक्रेटरी। देखो, जब कोई परमानेंट नियुक्ति होती है तो वो तो नियुक्त होता है तो उसका कार्यकाल गिना जाता है, लेकिन अगर मान लो कि कोई परमानेंट अचानक से रिटायर हो जाए या हट जाता है पद से, कोई पहले से डिसाइड है नहीं कि किसे बनाया जाना है, अचानक से वो पद से हट जा रहा है, तो ऐसे में उस टाइम पर कुछ समय टाइम पीरियड के लिए अगर किसी को संभालना होता है कुर्सी, तो उसे कार्यवाहक पद दे दिया जाता है, ठीक है, जो उससे निचले लेवल के अधिकारी होते हैं उनको। तो कार्यवाहक जो होता है वो एक प्रकार से कुछ समय के लिए होता है, लेकिन वो परमानेंट के रूप में नहीं गिना जाता है। वो तभी तक रहता है जब तक कोई नई परमानेंट नियुक्ति ना हो जाए। तो ऐसे ही जब तक बीसीसीआई की कोई नई परमानेंट नियुक्ति नहीं होती है सचिव के रूप में, तब तक कार्यवाहक सचिव के रूप में काम करेंगे देवजीत सौकिया, ठीक है। देवजीत सौकिया जो है ये असम के रहने वाले हैं और पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, पूर्व असमी क्रिकेटर रहे हैं और अब बीसीसीआई की कमान संभालेंगे सचिव के रूप में। किसकी जगह पर आएंगे? जय शाह की जगह पर आएंगे। अब देखो, आपको पता होगा जय शाह अब ये आईसीसी के बन गए हैं चेयरमैन। तो ये जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो ये 2 पद इससे पहले रखते थे। एक तो बीसीसीआई के सचिव थे, दूसरा एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये अध्यक्ष थे। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मैंने अभी आपको बताया सम्मी सिल्वा बन गए, वो तो नियुक्ति हो गई, लेकिन बीसीसीआई के सचिव का नाम अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। तो जब वो नाम कंफर्म नहीं हो पाया तब तक के लिए इनको एक्टिंग सचिव, एक्टिंग सेक्रेटरी बना दिया गया है। जब परमानेंट नियुक्ति होगी मैं आपको बताऊंगा किसे नियुक्त किया जाएगा। फिलहाल बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रॉजर बिन्नी और आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह है और एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष सम्मी सिल्वा है। सम्मी सिल्वा है, याद रखना तीनों, ठीक है। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जोधपुर में सरदार पटेल की 11 फीट ऊंची धातु प्रतिमा का अनावरण किया? तो अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सरदार पटेल जी की 11 फीट ऊंची धातु प्रतिमा का अनावरण किया है जोधपुर राजस्थान में। कुछ इस प्रकार से ये स्टैचू है। 11 फीट ये ऊपर की स्टैचू है, 8 फीट इसका बेस बना हुआ है, 8 फीट इसका बेस बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये धातु का है, कई सारी धातुएं इसमें है, वैसे कोई एक धातु नहीं है। 1100 किलोग्राम की ये मूर्ति है जयपुर राजस्थान में, ठीक है। वैसे सरदार पटेल जी की आप जानते हो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी इन्हीं की है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात के केवड़िया में है, 182 मीटर ऊंची। दुनिया की टॉलेस्ट स्टैचू की बात आ रही है तो आइए थोड़ा सा नजर डालते हैं। आपको यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी दिख जाएगा सबसे ऊपर, 182 मीटर की, इंडिया में है और दुनिया की सबसे ऊंची है ये। दूसरे स्थान पर स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा है चाइना में, 128 मीटर। तीसरे पर ग्वानियन ऑफ नैनसा है चाइना का। फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम आता है, यूएसए में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में। इसके बाद ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टैचू हैं। अगला, भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार 2024 में पॉपुलर टीवी एक्टर का खिताब किसने जीता? तो पॉपुलर टीवी एक्टर का खिताब जीत लिया है हर्षद चोपड़ा ने। भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार की भी घोषणा की गई। जैसे आप देखते हो फिल्मों के लिए बहुत सारे अवार्ड की घोषणा की जाती है भारत में भी, ऐसे ही टीवी के लिए जो टीवी कार्यक्रम होते हैं उनके लिए भी पुरस्कार की घोषणा की गई। अब टीवी वाले पुरस्कार में टीवी शो भी होते हैं, न्यूज चैनल शो होते हैं, ठीक है, टीवी के जो कार्यक्रम प्रोग्राम आते हैं ये सब इसमें कवर होते हैं। तो इसी आईटीए अवार्ड में बहुत सारे न्यूज एंकर्स को, बहुत सारे न्यूज शो को, बहुत सारे टीवी शो को, सबको सम्मानित किया गया।
ठीक है ना। इस बार का पॉपुलर टीवी एक्टर बने हैं हर्षद चोपड़ा, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस बनी है प्रणाली राठौर, ये भी ये रिश्ता क्या कहलाता है शो से है। आइकॉनिक टीवी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर रूपाली गांगुली बनी है, ये जीती हैं, ये अनुपमा सीरियल से है। बेस्ट शो इस बार उड़ने की आशा हो गई है, ये चर्चित शो है और काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। अनुपमा कई बार जीतता आ रहा था, लेकिन इस बार उड़ने की आशा जो है ये बेस्ट शो का खिताब जीता है। बेस्ट न्यूज चैनल अंग्रेजी का इंडिया टुडे, बेस्ट हिंदी न्यूज चैनल आज तक बना है, और बेस्ट एंकर चैट शो हल्ला बोल बना है अंजना ओम कश्यप, इसके लिए अवार्ड लिए हैं, इनका शो है। ठीक है, अगला। हाल ही में जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो जॉन महामा दोस्तों ये घाना के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। हालांकि ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं एक बार, 2012 से लेकर के 2017 तक ये राष्ट्रपति थे, लेकिन बीच में इनका कार्यकाल चला गया था, दूसरे का आ गया था, दोबारा से इन्होंने वापसी की हुई है। तो घाना इलेक्शन इसको जीत लिया है फार्मर प्रेसिडेंट ने, ठीक है ना। इनका नाम है जॉन महामा। ये सत्तारूढ़ पार्टी और वर्तमान जो उपराष्ट्रपति थे बामू मियाँ, इनको हराए हैं। वर्तमान उपराष्ट्रपति बोले तो आप अमेरिका का कंपैरिजन कीजिए, जैसे कमला हैरिस उपराष्ट्रपति थी लेकिन चुनाव लड़ रहे थे इस बार प्रेसिडेंट पद के लिए, ऐसे ही यहाँ पर हुआ था। बामू मियाँ जो है वर्तमान उपराष्ट्रपति थे, चूंकि वहां के राष्ट्रपति इस बार चुनाव नहीं लड़े, ये उपराष्ट्रपति थे, ये राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े थे, लेकिन ये हार गए। और जीता कौन? जॉन ड्रमानी महामा। ओके। घाना दोस्तों ये अफ्रीकी देश है, चलिए दिखाता हूँ कहाँ पर है। अकरा इसकी राजधानी होती है और घनाई सैडी यहाँ की करेंसी होती है। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आ जाइए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका में आप आएंगे तो इधर नाइजीरिया के बगल एक छोटा सा देश दिखेगा घाना, ये रहा घाना, और अकरा इसकी राजधानी होती है। ठीक है ना। अकरा कहाँ छुप गई, ये रही अकरा, ये इसकी राजधानी है, कैपिटल है घाना की। ठीक है ना। और बाकी बुर्किना फासो, कोटे डिवोर, टैगो, इन सब से घिरा हुआ है। अगला। हाल ही में पीएम मोदी ने बीमा सखी योजना शुरू की। ये योजना किस वर्ग की महिलाओं के लिए है? बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। एलआईसी की मदद से एलआईसी की बीमा सखी योजना शुरू की गई है। ये 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की महिलाओं के लिए है। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत दोस्तों जो महिलाएं हैं उनको सशक्त किया जाएगा इंश्योरेंस सेक्टर में भी, दो टाइप से। किस टाइप से? एक तो इंश्योरेंस करने के लिए, एक इंश्योरेंस करवाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। मतलब एलआईसी की अब महिला एजेंट भी होंगी। एलआईसी बीमा एजेंट जो करवाएंगे उनको 3-3 वर्षों तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। सिर्फ महिलाएं ही होंगी इसमें, बीमा सखी में। ये बीमा सखियां जा जाकर लोगों को प्रोत्साहित करेंगी कि आप इंश्योरेंस करवा लो, मतलब ये बीमा एजेंट का काम करेंगी। तो आप सोच रहे होगे कि यार ये तो मतलब एक प्रकार से प्रोडक्ट बेचने वाला तरीका हुआ। हाँ, कह सकते हैं, कहीं ना कहीं वो भी है कि एलआईसी को एक प्रकार से एलआईसी का प्रोडक्ट बेचने का एक तरीका हुआ। पीएम मोदी के द्वारा इसे प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इसका एक फायदा भी है। फायदा दोनों तरफ है। देखो, सरकार का भी फायदा है और पब्लिक का भी फायदा है। सरकार का ये फायदा है कि जब कोई एलआईसी का इंश्योरेंस कराएगा, जब इसका बीमा कराएगा, तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट दिया करेगा। हर एक साल में, 6 महीने में, जब भी ये कुछ ना कुछ पेमेंट दिया करेगा, सरकार के पास वो मनी इकट्ठा होती रहेगी। दूसरा, पब्लिक को क्या फायदा है? जब हर एक व्यक्ति का, मतलब आप देखिए बीमा सखी की मदद से थोड़ा सा और ज्यादा मात्रा में जब इंश्योरेंस हो पाएगा, तो जब हर एक व्यक्ति का लगभग लगभग इंश्योरेंस हुआ रहेगा, तो फिर जब भी कोई एक्सीडेंटल डेथ होगी तो उसको एक अमाउंट मिल सकेगा, और कहीं ना कहीं सरकार पर भी उतना ज्यादा बोझ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट आता रहेगा उसके पास बाकी लोगों से, और उसको मुआवजा भी अच्छा खासा मिल पाएगा, अच्छा खासा कवरेज मिल पाएगा हर एक व्यक्तियों को। अभी क्या होता है, कोई सीरियस एक्सीडेंट होता है तो 1 लाख दे दिए, 50,000 दे दिए, या 2 लाख दे दिया आकर के कोई नेता मंत्री, और कहीं जब मास स्केल पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तब तो और कम अमाउंट मिलता है लोगों को। तो इसलिए अगर मान लीजिए बीमा हुई रहेगी तो कम से कम 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ इतना मिल सकेगा। ठीक है, चांसेस ये रहेंगे। तो उद्देश्य यही है भारत सरकार का कि 2047 तक, जब तक भारत विकसित हो, तब तक भारत के हर एक नागरिक का इंश्योरेंस हो। फिलहाल एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, 1956 में स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। सिद्धार्थ मोहंती इसके अध्यक्ष हैं। अगला। हाल ही में किसने राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया?
तो अभी हाल ही में पीएम मोदी ने राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। ये वैश्विक निवेश सम्मेलन है यानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है। इसमें ग्लोबली जो कंपनीज हैं जो इंटरेस्टेड होंगी राजस्थान में आकर के इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो आ सकेंगे, उनको अट्रैक्ट किया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा कि देखो राजस्थान सरकार कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको किन किन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। अगर आप बिडिंग प्रक्रिया में पास हो जाते हैं या इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आकर के आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, अपने प्रोजेक्ट्स लगाइए, अपनी कंपनियां स्थापित कीजिए और राजस्थान की भी और अपनी भी इकोनॉमी में ग्रोथ कीजिए। ठीक ऐसे ही आपने देखा था यूपी ग्लोबल समिट हुआ था एक बार, बहुत सारी कंपनियां आई थी देश और विदेश सबकी, और उन्होंने यूपी में खूब भर भर कर इन्वेस्टमेंट किया था। ऐसे ही राजस्थान ने किया है। 9, 10 और 11 दिसंबर तक चल रहा है जयपुर राजस्थान में। ठीक है, समझ में आया? तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, उद्घाटन बाई पीएम मोदी। अगले 5 वर्षों में राजस्थान सरकार का टारगेट है कि इनकी इकोनॉमी दोगुना कर दिया जाए स्टेट की और हो जाए 350 बिलियन $। इस बार का विषय रखा गया है परिपूर्ण, जिम्मेदार और तैयार। अगला, हाल ही में किसे भारतीय महिला अंडर 20 और अंडर 19 फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जोआकिम एलेक्जेंडरसन को भारतीय महिला अंडर 20 और अंडर 19 फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ये स्वीडिश है, स्वीडिश मतलब स्वीडन के हैं, ये रहने वाले हैं, 48 वर्षों का इनकी उम्र है और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से ये अप्रूवल भी प्राप्त कर चुके हैं। तो अब ये भारतीय महिला अंडर 20 और अंडर 19 फुटबॉल टीम को ट्रेंड करेंगे, तो ये मुख्य कोच होंगे। क्लियर है? ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और जुकाम का प्रकोप है, आवाज से आपको लग ही रहा होगा। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह आप MZT ऐप से डाउनलोड कर सकेंगे। कल मैंने आपसे पूछा था भारत वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में किस स्थान पर है, तो 93वें पर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से भारत की पहल पर मनाया जाना शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है कि किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन विकसित की है। कौन सी कंपनी है वो, ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र विधानसभा के कौन से संस्करण के लिए चुनाव अभी संपन्न हुए? ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, दोनों के बारे में जो भी पता होगा डिटेल से जरूर आंसर करना। साइंस की ई बुक MZT ऐप पर अवेलेबल है, आप इसे ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।